सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं फिर से हमारे जियोग्राफी का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको क्या करेंगे आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आज 20 क्वेश्चन को लाए हैं और 20 क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन से जितने भी हमारे बोल सकते कि कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी क्या करेंगे आज क्लियर करते चलेंगे। आपका एक क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसके थ्रू क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमारे कंसेप्ट है उसको क्या करेंगे, करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भट्टा निम्नलिखित में से किसके कारण आता है। तो आज हम लोग ज्वार भट्टा को देख लेते हैं कि ज्वार भट्टा किसके कारण आता है और ज्वार भट्टा है क्या। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भट्टा निम्नलिखित में से किसके कारण आता है। ठीक है, यानी किसके कारण आता है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, पृथ्वी का अभिसारी बल। यहाँ पे अभिसारी बल कर लो। ठीक है, अभिसारी बल यानी केंद्र अपसारी बल भी होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। और दूसरा क्या है हमारा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। और तीसरा क्या है, नहीं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और तीसरा क्या है हमारा, पृथ्वी का अभिसारी बल। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि ज्वार भट्टा आखिर होता क्या है। ठीक है, देखो अगर हम आपको ज्वार भट्टा बताने की कोशिश करें कि ज्वार भट्टा है क्या। हाँ, तो देखिए आपका ज्वार भट्टा क्या है। अगर आप मान लो कि यहाँ पे एक महासागर ले लो, यहाँ पे क्या ले लो आप, एक क्या ले लो, महासागर ले लो। आपने एक महासागर को ले लिया। ठीक है, और इसमें क्या भरा होगा, महासागर में क्या होगा, महासागर में तो जल ही होगा ना। ठीक है, तो महासागर आपने ले लिया एक, और महासागर में क्या होता है बच्चों, जल होता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं क्या कि ज्वार भट्टा क्या होता है। ठीक है, कि ज्वार भट्टा क्या होता है। देखो क्या हम बता रहे हैं, ज्वार और भट्टा। ठीक है, ज्वार भट्टा यानी टाइड एंड इब। टाइड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्वार को टाइड बोलते हैं, टाइड एंड इब। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, ज्वार भट्टा। तो देखो क्या होता है कि ये तो मान लो कि हमारे समुद्र का क्या हो गया, ये नॉर्मल सी लेवल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल सी लेवल हो गया, यानी समुद्र का पानी यहाँ तक रहता है। लेकिन जब ज्वार आता है तो ज्वार आने के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा समुद्र का पानी है, यानी जब भी आपको ज्वार देखने को मिलेगा तो ज्वार के समय पे क्या होता है कि जो हमारा समुद्र का पानी है, यानी सी लेवल यहाँ तक राइज हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, समुद्र का पानी मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, ज्वार भट्टा। ठीक है, ज्वार समझ में आ गया। भट्टा देखो, भट्टा क्या होता है, भट्टा देखो, भट्टा भी हम बता दे रहे कि मान लो यहाँ पे भी हम दूसरा ओशियन ले रहे हैं और यहाँ पे क्या भरा है, जल भरा है आपका। यहाँ पर भी क्या भरा है बच्चों, जल भरा है। अब हमने ज्वार तो बता दिया कि मान लो ये क्या हो गया हमारा, सी लेवल हो गया, यानी नॉर्मल सी लेवल तो यहाँ तक रखता है। लेकिन जब भी ज्वार आता है तो ज्वार के समय क्या होता है कि जो हमारा सी लेवल होता है, सी लेवल यहाँ तक क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। ठीक है, और जब भट्टा आता है, तो क्या होता है कि जो हमारा सी लेवल होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ क्या हो जाता है, जो समुद्र का पानी होता है कुछ मतलब बोल सकते हैं कि तटों से बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, भट्टा हो गया, भट्टा। ठीक है, भट्टा। तो हमने आपको ज्वार और भट्टा तो समझा दिया कि हमारा ज्वार क्या होता है, कि मान लो ये क्या होगा, हमारी ओशियन हो गई, ये क्या होगी, हमारी ओशियन होगी। और ओशियन का जो नॉर्मल वाटर है यहाँ तक है। लेकिन जब भी क्या होता है, ज्वार आता है, ज्वार के समय क्या होता है कि जो हमारा ओशियन का पानी अपने मतलब बोल सकते हैं कि नॉर्मल लेवल से क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। तो पानी यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, और भट्टा क्या होता है, भट्टा में क्या होता है कि मान लो सी लेवल तो यहाँ तक है, यानी हमारा सी लेवल क्या है, यानी समुद्र का पानी यहाँ तक पाया जा रहा है। लेकिन जब भी आपको भट्टा आएगा तो भट्टा में क्या होगा कि समुद्र का जो पानी है वो सतह से यानी तटों से बहुत क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है, यानी नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, भट्टा बोलते हैं। ठीक है, यानी ज्वार और भट्टा हमने आपको समझा दिया। तो देखो ज्वार उत्पन्न कैसे होता है, देखो इसमें आपका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और ऑप्शन में आपको क्या दिया है, देखो
ऑप्शन में आपका दिया है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ये एकदम सही है, हम बता रहे हैं कैसे सही है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है और आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है और पृथ्वी का बोल सकते हैं कि अभिसारी बल भी, ये तीनों बल क्या करते हैं, काम करते हैं किस में, हमारे महासागरों और समुद्रों में ज्वार भट्टा के लिए। देखिए तो आपको हम समझा रहे हैं कैसे काम करते हैं। देखो मान लो यहाँ पर क्या है, सन है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर ये मून लगा रहा है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो क्या होगा ना कि देखो हमारा ज्वार आता कैसे, कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या करेगा ना कि अपनी गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को, पानी को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, पृथ्वी के पानी को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। और चंद्रमा भी क्या करेगा, पृथ्वी के पानी को अपनी गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें क्या आता है, हमारा उच्च ज्वार आता है। ज्वार में भी दो तरह का होता है, एक उच्च ज्वार होता है और एक निम्न ज्वार होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या आएगा, उच्च ज्वार आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी एक साइड में, और जो हमारा मून है, मून भी क्या कर रहा है, पृथ्वी के पानी को एक ही मतलब इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। और जो हमारा सूर्य है, सूर्य भी क्या कर रहा है कि पृथ्वी से इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करे, पानी को क्या करे, अपनी ओर क्या कर रहे हैं, ओहो, अपनी ओर खींच रहे हैं। देखो अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, आपका उच्च ज्वार आएगा, उच्च ज्वार आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है और जो हमारा सूर्य है, दोनों अपनी गुरुत्वाकर्षण से क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में अर्थ के पानी को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, हाई टाइड आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, हाई टाइड आएगा, ठीक है, यानी उच्च ज्वार। अब निम्न ज्वार कब आता है, और इसमें आपका एंगल कितना बन रहा है, आप देख रहे हो एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। यानी क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारे मतलब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है तो कैसा ज्वार आता है, तो हाई टाइड आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारी चंद्रमा है, चंद्रमा भी अपने गुरुत्वाकर्षण से क्या करे, बोल सकते हैं कि अर्थ के पानी को अपनी तरफ खींच रही है इसी डायरेक्शन में। और सूर्य भी क्या कर रहा है, सूर्य भी अपनी गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के पानी को इसी डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। अब देखो निम्न ज्वार कैसे आता है, अगर हमारा कंडीशन क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। यहाँ पर क्या है, सन है, यहाँ पर क्या है, सन है, और मान लो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। और अगर इस बार मून जो है हमारा इस डायरेक्शन में हो जाता है, यानी कि यहाँ ऊपर आ गया और क्या कर रहा है, हमारे पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जो अब हमारा मून है, मून क्या करेगा कि मून तो अब इस डायरेक्शन में ना पृथ्वी के पानी को अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचेगा। देखो जो मून है इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पृथ्वी के पानी को अपनी गुरुत्वाकर्षण से क्या करेगा, खींचेगा। और जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या करेगा, इस डायरेक्शन में पृथ्वी के पानी को अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस मतलब कैसा एंगल बन रहा है आपका, सबको पता चल रहा है कि यहाँ पर कैसा 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या होता है कि हमारा मतलब कि बोल सकते हैं कि निम्न ज्वार आता है। इसको क्या बोलते हैं, नीप टाइड, नीप टाइड, यानी इसमें भी ज्वार आएगा लेकिन कैसा आएगा आपका, निम्न ज्वार आएगा, निम्न ज्वार, ठीक है, निम्न ज्वार आएगा। आपको इतना समझ में आया कि हाई टाइड क्या है, यानी उच्च ज्वार का है, और निम्न ज्वार क्या है। देखो उच्च ज्वार कब आता है, जब 180 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी गुरुत्वाकर्षण से क्या करते हैं, पृथ्वी के पानी को एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं तो क्या आता है, हमारा हाई टाइड आता है, ठीक है। और फिर जब आपका ये मून बोल सकते हैं कि जो हमारा मून है, मून इस डायरेक्शन में आ जाता है, यानी पृथ्वी के ऊपर रहता है और सूर्य यहाँ पे रहता है। तो सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण से इधर पानी को खींच रहा है, लेकिन जो हमारा मून है, मून क्या कर रहा है, अपनी गुरुत्वाकर्षण से उधर ऊपर की तरफ पानी को खींच रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, निम्न ज्वार आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, निम्न ज्वार आएगा, ठीक है। तो समझ में आया इतना कि यहाँ पर क्या आएगा, हमारा निम्न ज्वार आएगा। अब देखो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था,
कि हमारे महासागरों और समुद्रों में ज्वार भट्टा निम्नलिखित में से किसके कारण आता है। ठीक है, तो आपको हमने बता दिया कि इसमें सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है और हमारे पृथ्वी का अभिसारी यानी अभिकेंद्रीय बल भी क्या करता है, काम करता है। अभिसारी और अपसारी दोनों बल क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या होगा, तीनों होगा। ठीक है, तो आपको हमने क्या बता दिया कि ज्वार भट्टा क्या होता है। ज्वार यानी ज्वार क्या होता है कि जब समुद्र का पानी अपने बोल सकते हैं कि मीन सी लेवल से क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। और भट्टा किसको बोलते हैं, जब समुद्र का पानी अपने तटों से कुछ बहुत मतलब बोल सकते हैं कि दूर चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, भट्टा बोलते हैं। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है। ओह, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी अच्छे से ध्यान से आप पढ़ो। देखो क्या कर रहा है कि हर दिन कमोवेश एक जैसा होता है, यानी एक मतलब ऐसे स्थान विशेष के बारे में बता रहा है, जिसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, उसका नाम दे दिया है और उसका वर्णन आपको यहाँ पर दिया है। इस वर्णन के बारे में मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्थान होगा जहाँ पर ये सारी विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि हर दिन कमोवेश एक जैसा होता है, यानी हर दिन आपको एक जैसा मौसम दिखेगा। ठीक है, सुबह सुबह साफ और चमकीली होती है, यानी सुबह में आपको क्या होगा, साफ रहेगा, यानी सूर्य की रोशनी रहेगी पूरा और साफ और चमकीला रहेगा। और समुद्र की हवा चलती है। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता है, यानी जैसे जैसे क्या होती है, मतलब हम लोग शाम के यानी सुबह से शाम के करीब करीब जाते हैं, यानी सुबह से शाम के करीब जाते हैं, यानी सूरज चढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि हमारी गर्मी बढ़ती है। क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, गर्मी क्या होती है, बढ़ती है। और काले बादल बनते हैं, और क्या होता है, काले बादल बनते हैं। और फिर गरज और बिजली के साथ बारिश होती है। फिर क्या होता है, जब बादल बन गया तो बारिश होता है, लेकिन बारिश जल्द ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपको इनमें से बताना है कि ऐसा जो जलवायु है वो किन स्थानों पर पाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया हमारा, सवाना रीजन दिया है, और दूसरा क्या दिया है हमारा, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या हमारा, मॉनसून है, और चौथा क्या है हमारा, भूमध्य सागरीय। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो देखो हमारा फिर से हम पढ़ते हैं आपका कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हर दिन कमोबेश एक जैसा होता है, यानी हर दिन आपको वहां पे मौसम एक जैसा ही दिखेगा, और सुबह साफ और चमकीली होती है, और समुद्री हवा चलती है। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता है, यानी जैसे जैसे शाम होता है, गर्मी बढ़ती है, काले बादल बनते हैं, और फिर गरज और बिजली के साथ बारिश होती है, लेकिन वर्षा जल्द ही खत्म हो जाती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कहाँ होता है। देखो देखो अगर हम अपने पृथ्वी को बनाएं, ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी को हमारा विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री, जो कि क्या है, इक्वेटर है। तो देखो हमारे विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ यानी 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में क्या होता है ना, कि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इस वाले रीजन में आपका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की क्या हो रही है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें क्या हो रही है, पड़ रही है। सूर्य की सीधी किरणें क्या हो रही है, पड़ रही है। ठीक है, तो जब सूर्य की यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है, तो जब यहाँ का जो हवा होता है, यहाँ की हवाएं यानी जो इस वाले रीजन की हवाएं भी क्या होती है, गर्म होती है। क्यों, क्योंकि जब सूर्य का सीधी किरण पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, और टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ की हवाएं गर्म होती है, और गर्म हवाएं हल्की होकर, देखो यहाँ पर मान लो सूर्य का, मान लो यहाँ पे क्या है, क्या हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, और यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ
और 5 डिग्री साउथ हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की क्या होती है, हमारी सीधी किरणें पड़ती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हवाएं हैं वहाँ यहाँ की हवाएं गर्म होकर हल्की होती है, और हल्की हवाएं कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। यानी यहाँ पर हवाएं गर्म होकर हल्की हुई और ऊपर की तरफ राइज कर गई, यानी ऊपर की तरफ उठ गई, और अपने साथ क्या लेकर जाती है, तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को भी ऊपर लेकर जाएगी ना। अपने साथ डस्ट पार्टिकल को क्या लेकर जाएगी, ऊपर जाएगी। गर्म हवाएं क्या हो गई, हल्की होकर ऊपर गई, और ऊपर गई तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, डस्ट पार्टिकल्स को भी साथ ले जाएगी। और फिर एक समय आएगा कि जैसे जैसे आप पृथ्वी सतह से ऊंचाई की, यानी आप जाते हो ऊंचाई पे बढ़ते जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हो तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। यानी आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले गए पृथ्वी सतह से, तो क्या हो गया, हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पर इनका संघनन द्वारा क्या हो गया, क्लाउड्स का वो रूप ले लेते हैं, यानी बादल का रूप ले लेते हैं। और फिर यह क्या करते हैं ना कि विषुवत रेखा पर डेली 4 बजे क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं। यह घटना विषुवत रेखा पर डेली देखने को आपको मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी सूर्य की क्या हो रही है, सीधी किरणें पड़ रही है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर की जो हवाएं होगी वो हवाएं गर्म होकर क्या होगी, हल्की होंगी, और गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, और मतलब 4 बजे डेली विषुवत रेखा पर क्या कराती है, वर्षा कराती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा कि हमारा भूमध्य रेखीय। और ये जो आपका सवाना बोल रहा है, देखो सवाना में क्या होता है ना कि सवाना में यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि जैसे भारत जैसा होता है कि यहाँ पर 6 माह मतलब एकदम स्पष्ट रूप से वर्षा होता है। ठीक है, और सवाना रीजन बोलते किसको है, देखो अगर आप इसके ऊपर चले जाओ यहाँ पर 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री आप नॉर्थ में चले जाओ, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका सवाना रीजन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, कम वर्षा होता है। और यहीं पे अगर आप 30 डिग्री के पास चले जाओ, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास चले जाओ, तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल भी वर्षा नहीं होता है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा सवाना रीजन क्या है, जो कि हमारे डेजर्ट, और यहाँ पर अगर अधिक वर्षा हो रहा है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमारा सवाना रीजन क्या हो गया, आपका जो सवाना हो गया, सवाना बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, डेजर्ट पाया जा रहा है, डेजर्ट 20 से 30 डिग्री के बीच में। और यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, 0 से 30 डिग्री के बीच में आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और इन दोनों के बीच का क्षेत्र को, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, सवाना रीजन बोलते हैं, सवाना रीजन बोलते हैं। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सवाना रीजन बोलते हैं। तो सवाना में क्या होता है, यहाँ पर तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यानी यहाँ पर खूब वर्षा होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर खूब वर्षा होगा तो यहाँ पर विषुवत रेखीय वर्षा वन पाया जाता है। फिर अब जैसे ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री के पास तो वर्षा कम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सवाना रीजन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि छोटे छोटे घास का क्या होता है, विकास होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होता नहीं है, जिससे बोल सकते कि पेड़ पौधे क्या हो सके, विकसित हो सके। ठीक है, और फिर अब आप अगर और आगे जाओगे 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास, तो वहां पर क्या होता है, वर्षा थोड़ा सा भी नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको सवाना रीजन समझ में आ गया कि सवाना क्या है, यह क्या है, हमारे डेजर्ट 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 और जो हमारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के क्या है, बीच का क्षेत्र है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट के क्या है, बीच का क्षेत्र है, सवाना। देखो यहाँ पे सवाना, सवाना। ठीक है, तो सवाना समझ में आ गया क्या है। और जो हमारा मानसून है, मानसून क्या कराता है, 6 माह वर्षा कराता है। मतलब कि जो मानसून होता है, मानसून भी क्या होता है, एक तरह का विंड होता है जो कि 6 माह एक डायरेक्शन में चलता है, और फिर 6 माह क्या होता है, ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में चलता है। मानसून के कारण ये हमारे भारत में क्या होता है, देखो 6 माह तो हमारे साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा हो गया, 6 माह। देखो यहाँ पे देख लो, जो हमारा मानसून होता है, मानसून क्या होता है कि
6 माह एक दिशा में चलता है और 6 माह ठीक उसके विपरीत दिशा में चलता है। देखो हमारा जो मानसून हो गया, मानसून हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह का विंड है जो कि हमारा 6 माह एक दिशा में चलता है और फिर अगले 6 माह क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में चलता है। मानसून के कारण ही हमारे भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। देखो यहाँ से जब आता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून तो भारत में क्या कराता है, वर्षा कराता है। तो ये 6 माह तो इस डायरेक्शन में चला और फिर जब यहाँ से आया तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून से क्या कराता है, 6 माह वर्षा हमारे पूर्वी तटों पर कराता है। ठीक है, तो मानसून क्या है, एक तरह का क्या है, जलवायु है जो कि 6 माह एक डायरेक्शन में चलता है और फिर 6 माह क्या करते हैं, उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में चलता है। मानसून के कारण ही क्या होता है, हमारे भारत में साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून से क्या होता है, वर्षा होता है। तो आपको मानसून भी समझ में आ गया होगा कि क्या है। देखो फिर हमारा अगला ऑप्शन क्या है, फिर हमारा अगला ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है कि देखो यहाँ पर आपका जहाँ पर भी भूमध्य सागर है, यानी आपके अफ्रीका के ऊपर क्या है, आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है आपका मेडिटेरियन सी, यहाँ पे क्या है आपका मेडिटेरियन सी। तो इसके ऊपर यानी इसके इतने वाले रीजन में देशों में क्या पाया जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी और यूरोप के कुछ रीजन में भी क्या पाया जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है यहाँ पर क्या होता है ना कि ठंड में वर्षा होता है और ठंड में वर्षा कैसा होता है, फुहारे के समान होता है। और यहाँ पर जब जिस वाले रीजन में भी भूमध्य सागरीय यानी बोल सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, वहाँ पर क्या होता है, खट्टे फलों का मतलब बोल सकते हैं कि उत्पादन होता है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है उसका हम नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो जो हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसका आंसर तो भूमध्य रेखीय होगा। जो हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु है वहाँ वो कहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया में पाई जाती है, कैलिफोर्निया में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, आपका चिली में पाया जाता है, कहाँ चिली में। और फिर कहाँ पाया जाता है आपका, फिर और बता दे रहे चिली, और फिर कहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी हमारे भूमध्य सागर के पास वाले देश हैं वहां पर भी क्या पाया जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में होता क्या है कि ठंड में वर्षा होता है फुहारे के समान। ठीक है, और जहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु होता है वहां पर खट्टे फलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय यानी विषुवत रेखीय। विषुवत रेखा पर ही आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब डेली वर्षा देखने को मिलता है कि वहां पर डेली वर्षा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है और ऊपर उठकर क्या कर रही है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर रही है जिससे वर्षा होता है। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ना कि यहाँ पे क्या दे दिया है, कुछ समुदायों का नाम दे दिया है कि समुदाय के मामलों का कभी कभी समाचारों में उल्लेख होता है। यानी इन समुदायों का क्या होता है ना कि ये जो समुदाय है ये क्या होते हैं, कभी कभी न्यूज में बने रहते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, इससे क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपका उन समुदायों का नाम दे दिया है और दिया है कि क्या वो समुदाय उस देश में पाए जाते हैं। तो देखिए आपका पहला समुदाय क्या दिया है, पहला समुदाय कुर्द दिया है, कुर्द। ठीक है, और दूसरा क्या है, मधेसी है। और तीसरा क्या है, रोहिंग्या, रोहिंग्या। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा रोहिंग्या, क्योंकि म्यांमार से बहुत सारे हमारे रोहिंग्या आए थे तो ये न्यूज में बना था। तो ये हमको लगता है कि सबको पता होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। रोहिंग्या जो थे हमारे म्यांमार से ही आए थे। ठीक है, और जो मधेसी थे वो भी क्या है, नेपाल के ही है। ठीक है, हम बता रहे हैं कि मधेसी कहाँ मतलब रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा कुर्द है बोल सकते हैं कि यह बांग्लादेश में नहीं रहता है। कुर्द बोल सकते हैं ना कि कुछ मतलब ऐसे समुदायों का ग्रुप है जो कि हमारे बोल सकते हैं कि वो टर्की में भी है, सीरिया में भी है और इराक में भी है और बोल सकते हैं कि ईरान में भी है। ये मतलब कई देशों में फैले हैं और ये कई देशों में फैले हैं और ये अलग देश की मांग करते हैं। उस देश का नाम क्या है, ये जो देश की मांग करते हैं उसका नाम क्या है, कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान। ठीक है,
तो हमने बताया कि जो हमारा कुर्द समुदाय है, कुर्द समुदाय क्या होता है, केवल मतलब बांग्लादेश में तो नहीं है, और जो हमारा कुर्द समुदाय है वो क्या है ना कि हमारे बोल सकते कि टर्की में भी है, और ईरान में भी है, और इराक में भी है, और सीरिया में भी है, और ये आपस में मिल करके क्या कहते हैं कि हमें एक ऐसा सब देशों में से एक छोटा सा एरिया दे दो जिसमें हम अपना कुर्दिस्तान नाम का क्या करें, देश बना सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कुर्दिस्तान जो कुर्द समुदाय है वो कहाँ है, बांग्लादेश में नहीं है। आपको कहाँ मिलेंगे, टर्की में, इराक में, सीरिया में और ईरान में। ठीक है, और ये अपना अलग देश की एक मांग करे, कुर्दिस्तान। ठीक है, और जो हमारे मधेसी है, देखो मधेसी कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, भारत का मैप हो गया। देखो फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा, नेपाल। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया हमारा, नेपाल। नेपाल भारत के कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, भारत के 5 राज्यों से क्या करता है, बॉर्डर को शेयर करता है। यहाँ पर क्या आ गया आपका, उत्तराखंड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यूपी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, बिहार आ गया, बिहार आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, वेस्ट बंगाल आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, सिक्किम आ गया, सिक्किम। ठीक है, तो कितने राज्यों से, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये नेपाल है। देखो नेपाल, नेपाल तो आपको हम बता दिए कि जो हमारा नेपाल है वो भारत के 5 राज्यों से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो जो हमारा नेपाल है, देखो नेपाल में, तो अगर हम आपको नेपाल का एक अलग से मैप सेपरेट बनाए तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा नेपाल है। तो नेपाल का ना जो ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, ग्रेटर हिमालय पाया जाता है, फिर यहाँ पे क्या पाया जाता है, मिडिल हिमालय पाया जाता है, फिर यहाँ पे क्या पाया जाता है, शिवालिक पाया जाता है। तो नेपाल का ऊपर वाला भाग तो ऐसा है, केवल क्या है, पहाड़ी रीजन है। ठीक है, और नेपाल के अगर नीचे वाले भाग में आ जाओगे तो यहाँ पर क्या आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो भी हमारी नेपाल से जितनी भी नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, ये क्या होती है, साउथ की तरफ आती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, प्लेन एरिया हो गया, प्लेन एरिया हो गया। ठीक है, तो ये जो नेपाल के ऊपर में लोग रहते हैं, यानी जो नेपाल के ऊपर में लोग रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पहाड़ी लोग बोलते हैं, पहाड़ी लोग। और जो नेपाल के लोग बोल सकते हैं कि प्लेन एरिया में रहते हैं, जो नेपाल के लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मधेसी, यानी मधेसी पीपल। ठीक है, मधेसी, मधेसी पीपल यानी मधेसी लोग। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो आपका नेपाल है, नेपाल में क्या पाए जाते हैं, मधेसी लोग पाए जाते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं, इतने वाले एरिया यानी प्लेन एरिया में ये क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, इन मधेसियों के साथ क्या हो रहा था, पहले ना, बहुत पहले इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, क्योंकि नेपाल के लोगों का कहना था कि ये मधेसी लोग ना, ये कुछ मतलब बोल सकते थे कि ये लोग भारत से ज़्यादा इनका खान पहन सहन रहन सब क्या होता है, मिलता जुलता है। ठीक है, तो पहले इनका जब नेपाल का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो मतलब बोल सकते हैं कि नेपाल में वहाँ पे मधेसी लोगों को ना कम रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था, जिस कारण नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, विरोध होता है। और फिर फाइनली 2015 में जाके नेपाल अपने संविधान को क्या करता है, लागू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल के हमारे बोल सकते हैं कि साउथ वाले रीजन में क्या पाए जाते हैं, मधेसी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, मधेसी लोग। तो देखिए आपका क्या हो गया, ये नेपाल सही दे रखा है कि नेपाल में क्या पाए जाते हैं, मधेसी, और हमारे रोहिंग्या जो कि म्यांमार में पाए जाते हैं वो भी क्या हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कुछ आपको क्या दे दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व दे दिया है, और कुछ झीलों का नाम दे दिया है, और कुछ नेशनल पार्क दे दिया है, और उनके स्थान को पूछ लिया। देखो तो हमारा पहला क्या है, पहला क्या है हमारा, देखो पहला क्या कर रहा है कि नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व क्या गारो हिल्स पर स्थित है, और दूसरा क्या है कि जो हमारा लोकटक लेक है क्या वो बरैल रेंज पर स्थित है, यानी बरैल क्या है, पहाड़ी है जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी असम में स्थित है। ठीक है, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यानी जो हमारा नामदफा नेशनल पार्क है वो कहाँ है, डाफला है पहाड़िया पर, मतलब डाफला हिल्स पर स्थित है। ठीक है, तो देखो जो हमारा नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, बोल सकते हैं कि जो हमारा नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है, गारो हिल्स पर तो स्थित है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। यानी जो हमारा बोल सकते हैं कि नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है, हमारे गारो हिल्स पर स्थित है। और जो हमारा दूसरा है यह क्या करे कि लोकटक झील यानी लोकटक लेक कहाँ है आपका, मणिपुर में है, मणिपुर में
है। इसी पर क्या पाया जाता है, कैबुल लमजाओ क्या पाया जाता है, नेशनल पार्क, जो कि एक फ्रूटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो हमारा लोकटक लेक है वो कहाँ है, मणिपुर में है। लेकिन जो आपका बरेल रेंज आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ है, आपका असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका बरेल की पहाड़ियां है यानी बरेल की पहाड़ियां है वो कहाँ है, आपका असम में। तो लोकटक झील तो मणिपुर में है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। और ये क्या करे कि नामदफा नेशनल पार्क क्या डाफला पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये भी डाफला पहाड़ियों पर स्थित नहीं है, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमारा आंसर क्या होगा, केवल एक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, हमारे गारो हिल्स पर स्थित है, यानी मेघालय में आपको तीन पहाड़ियां देखने को मिलता है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, नहीं देखो ये क्या हो गया, हमारा मेघालय हो गया। मेघालय में तीन पहाड़ियां स्थित है, पहले का नाम क्या है, गारो, खासी, जयंतिया। तो इसी पर क्या है, गारो पर भी क्या है, हमारा गारो पर ही क्या है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये क्या हमारा गारो है, ये क्या है, खासी है, और ये क्या है, जयंतिया है। खासी पर ही आपका जो है बोल सकते हैं कि चेरापूंजी और मौसिन राम शहर स्थित है, जो कि हमारे क्या होता है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। चेरापूंजी तथा मौसिन राम शहर है, मौसिन राम शहर स्थित है, जहाँ क्या होता है, विश्व में सबसे अधिक क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, विश्व में सबसे अधिक क्या होता है, वर्षा होता है। देखो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, हम साफ लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आपका बोल सकते हैं कि जो हमारा खासी हिल है, खासी हिल पर ही क्या स्थित है, हमारा बोल सकते हैं कि मौसिन राम तथा बोल सकते हैं कि चेरापूंजी शहर स्थित है, चेरापूंजी शहर स्थित है, जिस पर क्या होता है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। क्यों होता है, अगर कारण कोई पूछ ले तो आपको बता देना है, फनेल इफेक्ट, फनेल इफेक्ट। ठीक है, फनेल इफेक्ट क्या है, देखो हम बता रहे हैं फनेल इफेक्ट क्या है। हम बता रहे हैं कि गारो और खासी जयंतिया पर क्या स्थित है हमारा, मतलब कि गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में स्थित तीन पहाड़ है। और बोल सकते हैं कि जो हमारा खासी उस पर क्या है, चेरापूंजी तथा मौसिन राम दो शहर स्थित है, जहाँ पर क्या होता है, विश्व में सबसे अधिक क्या होता है, वर्षा होता है। देखो यहाँ पर क्या हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या है, हमारा अरब सी है। तो देखो यहाँ पर आपको मेघालय देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या है, हमारा मेघालय है, यहाँ पर क्या है, मेघालय है। और ऊपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो आपका ऊपर में क्या हो गया, हिमालय है। और जब भी क्या होता है, और यहाँ पर क्या है, हमारा ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे क्या है, हमारा अराकान योमा पर्वत है। ठीक है, अराकान योमा पर्वत। तो जब भी क्या होती है, हवाएं जाती है, तो इस ईस्टर्न घाट से टकराती है, और ईस्टर्न घाट से टकरा कर ऐसे मुड़ जाती है। और इधर से जब हवाएं जाती है तो अराकान योमा पर्वत से टकराकर क्या होती है, ऐसे ना जाकर ऐसे जाती है। तो बहुत सारी हवाएं क्या होती है ना कि एक साथ जाती है, और यहाँ पर खासी नाम की पहाड़ियों से क्या होती है, टकराती है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि फनल इफेक्ट का क्या कर लेती है, रूप ले लेती है। और ऊपर में क्या है, आपका हिमालय है, ऊपर में क्या है, आपका हिमालय है, और यहाँ पर क्या है, अराकान योमा, और यहाँ पे क्या आपका ईस्टर्न हिमालय। इन सभी से टकराकर हवाएं बहुत एक साथ बोल सकते हैं कि जाती है, और जाकर क्या करती है, एक ऐसा बोल सकते हैं कि फनेल इफेक्ट जैसा क्या करती है, मतलब फंस जाती है, और वर्षा क्या कराती है, यहाँ पर क्या कराती है, वर्षा बहुत क्या कराती है, ज्यादा कराती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फनेल इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, फनेल इफेक्ट। ठीक है, फनेल इफेक्ट। ठीक है, तो देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हम करा दिए कि हमारा जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ है, हमारे गारो हिल्स पर है। और लोकटक लेक जो कि कह रहा है कि बरेल रेंज पर है, जो कि हमारा बरेल रेंज का है, बरेल रेंज असम में है। और लोकटक झील का है हमारे मणिपुर में, तो कैसे होगा, गलत हो जाएगा। और फिर क्या है, हमारा नामदफा नेशनल पार्क, ये कह रहा है कि डाफला हिल्स पर है, ये भी क्या है, गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल एक। ठीक है, और फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, क्या आया है, कह रहा है कि भारत में एक जगह पर अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, ठीक है, कह रहा है कि भारत में एक जगह पर, हाँ देखो क्या कर रहा है कि भारत में एक जगह पर, यानी भारत में एक जगह पर क्या है,
अगर आप समुद्र के किनारे क्या है होकर समुद्र को यानी समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को देखें तो आप पाएंगे कि समुद्र का पानी दिन में 2 बार कुछ किलोमीटर दूर जाकर वापस किनारे पर आ जाता है, और जब पानी पीछे हटता है तो आप समुद्र तल पर चल सकते हैं। और यह अनोखी घटना आपको यहाँ मतलब कहाँ देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है भावनगर है, जो कि क्या है, गुजरात में है। और दूसरा क्या है, भीमुनिपट्टनम। और तीसरा क्या है, चांदीपुर है। और चौथा क्या हमारा है, नागपट्टिनम। ठीक है, नागपट्टिनम। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह कर रहा है, देखो कह रहा है कि भारत में एक जगह पर अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, देखो यानी यह क्या हो गया, हमारा समुद्र हो गया। पहले जो जो क्वेश्चन में कर रहा है उसको कर लेते हैं। यहाँ पे एक चिंटू नाम का लड़का खड़ा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, समुद्र को देख रहा है। अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, हो समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को देखें, ये मतलब क्या कर रहा है, समुद्र को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो आप पाएंगे कि समुद्र का पानी दिन में 2 बार कुछ किलोमीटर दूर चला गया। यानी जो हमारा समुद्र का पानी है दिन में क्या हो गया कि 2 बार कुछ किलोमीटर, यानी कितने किलोमीटर, 2 बार कुछ किलोमीटर दूर जा गया। यानी दूर जाकर, यानी क्या कर रहा है कि हमारा कुछ किलोमीटर पानी क्या हो जा रहा है, दूर चला जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि दूर जाकर वापस किनारे पर आ जाता है। फिर क्या होता है कि वापस क्या होता है, किनारे पर आ जाता है। और जब पानी पीछे हटता है, यानी जब पानी आपका क्या हो गया, पीछे चला गया, तो पीछे हटता है तो आप क्या कर सकते हैं, समुद्र पर चल सकते हैं। ऐसी अनोखी घटना आपको कहाँ देखने को मिलती है? देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मान लो कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और आप समुद्र की ओर देख रहे हैं, तो आप पाओगे कि हमारा जो समुद्र का पानी है दिन में 2 बार हमारे क्या हो जा रहा है, बहुत दूर चला जा रहा है, और फिर दूर जाकर फिर वापस आ रहा है। और फिर जब पानी दूर जा रहा है तो आप समुद्र पर क्या कर सकते हो, चल सकते हैं। यानी समुद्र की तटों पर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो जैसा कि आपका ये बोला है कि यह ऐसी घटना कहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसा घटना आपको चांदीपुर में देखने को मिलता है। चांदीपुर कहाँ है, आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऐसी घटना आपको कहाँ देखने को मिलता है, चांदीपुर में। सबको समझ में आया? ठीक है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागवान का प्रमुख वृक्ष प्रजाति है? ठीक है, यानी सागवान पूछ रहा है कि कैसा वन है। ठीक है, कि भारत में निम्नलिखित वनों में से किस प्रकार के वनों में सागवान एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। यानी यहाँ पे वनों के प्रकार के नाम को दे दिया है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा जो सागवान है वो कैसा वृक्ष है। हमने आपको नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ाया है, जिसमें हमने सारे वनों के प्रकार को पढ़ा दिया है और उनके सारे हमने एग्जाम्पल्स भी दिया है। तो हम जब पढ़ा रहे थे तभी हम बोले थे कि जो हमारा सागवान है वो कैसा वृक्ष है, जो हमारा सागवान है वह कैसा है, हमारा उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन है। ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती वन भी हमने बताया था कि 2 तरह का होता है, क्या, एक आर्द्र पर्णपाती वन और एक क्या होता है, हमारा शुष्क पर्णपाती वन। तो हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा नम पर्णपाती वन है इसमें क्या क्या कौन कौन से वन आ जाएगा। पहला तो आपका सागवान आ जाएगा, फिर चंदन आ जाएगा, क्या पता बाद में चंदन को पूछ दे। और फिर क्या आ जाता है आपका सागवान, फिर आ जाता है साल, और फिर क्या आता है आपका शीशम आता है, फिर क्या आता है आपका महुआ आता है। ठीक है, महुआ आता है। तो जो हमारा उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन है इसमें सागवान आ जाएगा, चंदन आ जाएगा, साल आ जाएगा, शीशम आ जाएगा और महुआ। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया है कि हमारे कुछ शहरों का मतलब बोल सकते हैं कि नाम दे दिया, जो कि क्या रहते हैं, न्यूज में बने रहते हैं। और फिर उन देशों को दे दिया कि क्या ये शहर इस देश में स्थित है। ठीक है, तो देखो जो हमारा पहला मतलब शहर का नाम है वो क्या है, कैटालोनिया है। कैटालोनिया एकदम स्पेन में क्या है, सही है, स्पेन में दिया है। मतलब कि कैटालोनिया शहर क्या है, स्पेन में ही स्थित है, जो कि क्या करता है, अपना अलग देश की मांग करता है, इसलिए क्या रहता है, न्यूज में हमेशा बना रहता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है क्रीमिया है, क्रीमिया आपका हंगरी में नहीं है। ठीक है, क्रीमिया क्या है, हंगरी में नहीं है, यह क्या है, यूक्रेन का पार्ट है। यह क्या है, यूक्रेन का पार्ट है, जिसे रशिया ने 2014 में क्या कर लिया है,
2014 में क्या कर लिया है, क्रीमिया पर क्या कर लिया है, मतलब अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिससे क्रीमिया क्या हो गया है, अब रशिया का पार्ट हो गया है। जिस कारण रशिया को क्या किया गया था, जैसे ही रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर क्या किया, कब्जा किया, उसको G8 से निकाल दिया गया। अब G8 क्या हो गया, G7 बन गया है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा क्रीमिया वाला पार्ट है वो हंगरी में नहीं है, वो क्या था, पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। लेकिन 2014 में रशिया ने क्या किया कि यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट था उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। जिस कारण क्या होता है कि जो G8 था, यानी ग्रुप ऑफ 8, जो हमारा 8 देशों का समूह था, उसमें रशिया भी क्या था, शामिल था। फिर इससे क्या कर दिया जाता है, G8 से निकाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यूक्रेन का क्रीमिया वाला पार्ट क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका क्रीमिया हंगरी में नहीं है। और जो मिंडनाओ है वो क्या है, फिलीपींस में, ऐसा ही है। ठीक है, और जो हमारा अरोमिया है, अरोमिया क्या है, नाइजीरिया में नहीं है। अरोमिया आपको इथियोपिया का एक मतलब इथियोपिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इथियोपिया। तो आपका ये भी गलत हो गया और 2 गलत हो गया। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आप मतलब बना लो कि केवल 1 और 1 2 3 4, तो केवल कौन सा सही होगा, 1 और 3 आपका क्या होगा, सही होगा। जो हमारा कैटालोनिया है वो स्पेन में है, और जो हमारा क्रीमिया है बोल सकते हैं कि पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्या किया है, इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जिस कारण रशिया को G8 से निकाल दिया गया है, और अब यह G8 G7 बन गया। ठीक है, और जो हमारा मिंडनाओ है, मिंडनाओ कहाँ है, आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा, वहाँ पे मिंडनाओ की खाड़ी भी है। ठीक है, और फिर हमारा जो बोल सकते हैं कि अरोमिया है, अरोमिया आपको नाइजीरिया में नहीं देखने को मिलेगा, या इथियोपिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। यह क्या कह रहा है कि जो हमारा, देखो यह क्या कर रहा है कि बैरन द्वीप के बारे में बोला है। ठीक है, कि जो हमारा बैरन द्वीप है, यानी ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो क्या है, हमारा बैरन द्वीप है। देखो तो इसके बारे में क्या कर रहा है कि हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, सही है, बस मात्र क्या हमारा बैरन द्वीप क्या है, हमारे भारत में क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, देखो दूसरा क्या है, दूसरा है कि हमारा बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है, यह ग्रेट निकोबार से नहीं। यहाँ पर अगर हमारा ऑप्शन में पोर्ट ब्लेयर दिया होता, पोर्ट ब्लेयर से क्या है, यह 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और फिर क्या कह रहा है कि हमारा बैरन द्वीप पर आखिरी बार ज्वालामुखी 1991 में फटा था, और तब से यह क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया है। तो यह भी क्या है, गलत है। हम बोल सकते हैं कि बैरन द्वीप में जो हमारा फर्स्ट बार विस्फोट कब हुआ था, हमारे 1787 में बैरन द्वीप में आपका पहली बार विस्फोट होता है। लेकिन फिर जो आपका अभी तक अंतिम बोल सकते हैं कि विस्फोट कब देखा गया था, 2016 में अंतिम विस्फोट आपका मतलब देखने को मिला था। लेकिन यह क्या कर रहा है कि बैरन द्वीप पर आखिरी बार ज्वालामुखी 1991 में फटा था, क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो यह क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन क्या होगा कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित है, बहुत मतलब एकदम सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 1। ठीक है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ नेशनल पार्क के नाम दे दिया है, और पूछा है कि क्या उन नेशनल पार्क से ये नदियाँ होकर बहती है। तो देखो अब क्या होता है कि यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछा जाता है कि हाँ ये नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, नहीं, ये पुराना जमाना हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि हमारे नेशनल पार्क का नाम दे रहा है, और पूछ रहा है कि क्या उनसे ये सारी नदियां होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखो हमारे पहले नेशनल पार्क का नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि क्या है, हमारे उत्तराखंड में। तो इससे कह रहा है कि गंगा नदी बहती है। और दूसरा क्या, हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि क्या है, इससे कह रहा है कि मानस रिवर बहती है। और तीसरा क्या, हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि क्या है, हमारे केरला में है, इससे कह रहा है कि कावेरी नदी बहती है। ठीक है, तो तीनों ही हम बोल सकते हैं कि क्या दिया आपका, क्या दिया है, गलत दिया है। इससे क्या होती है कि जो हमारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपकी गंगा नदी नहीं, राम गंगा नदी बहती है, राम गंगा नदी।
याद कर लो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो आपकी रामगंगा नदी। यानी जिम कॉर्बेट जो हमारा नेशनल पार्क है उससे कौन सी नदी बहती है, आपकी रामगंगा नदी। और जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है उससे मानस, मतलब बोल सकते कि मानस रिवर नहीं बहती है। मानस तो खुद क्या है, एक नेशनल पार्क है, और मानस से मानस रिवर ही क्या होती है, बहती है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो कि कहाँ स्थित है, आपका केरला में स्थित है, यानी केरला में स्थित है। इससे कावेरी नदी नहीं, इससे भवानी नदी क्या होती है, बहती है, भवानी नदी, ठीक है। इससे क्या होती है, भवानी नदी बहती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो क्या है कि अगर आप मैप में देखोगे तभी क्या आपको समझ में आएगा। 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है ना कि भूमध्य सागर से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। जितने भी बोल सकते हैं कि हमारे सागर है, जैसे हमारा भूमध्य सागर हो गया, और जैसे काला सी हो गया यानी ब्लैक सी हो गया, आप बोल सकते हैं कि मेडिटेरियन सी तो दिया ही है। जितने भी हमारे सागर रहते हैं, जैसे हमारा कैस्पियन सी हो गया, तो उनसे कौन कौन से देश अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सारे देशों को आपको देख लेना रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पूछ दिया कि हमारे भूमध्य सागर से कौन से देश बोल सकते हैं कि बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपका जॉर्डन नहीं होगा, इराक भी नहीं होगा, और लेबनान और क्या होगा, सीरिया होगा। तो केवल 3 और 4 होगा। आप एक बार मैप में देख लेना कि हमारे भूमध्य सागर जो कि हमारे अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है, ठीक है, उससे कौन कौन से देश हमारे क्या करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन कौन है, देखो ये भी क्या बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि जो हमारा, यदि आप कोहिमा क्या है, नागालैंड की राजधानी है, ठीक है। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम तक चलते हो सड़क मार्ग से, कोट्टयम क्या है, एक केरला का शहर है, ठीक है। तो ये पहले समझ लो, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो भारत में उन राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनसे होकर आप यात्रा कर सकते हैं। यानी इसका क्वेश्चन का क्या कहना है कि जब आप नागालैंड की राजधानी कोहिमा से केरला के शहर कोट्टयम तक चलते हो, कैसे, सड़क यात्रा से, तो आपको मतलब जाते समय कौन कौन से राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम मैप बनाएं, छोटा सा मैप बना लेते हैं। अगर आप हाथों से अपने मैप को बनाकर पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको चीजें क्या होती है, इजिली याद हो जाती है, ठीक है। देखो तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर आप क्या कहाँ से चलते हो, कोहिमा से चलते हो, तो यहाँ पर क्या है, हमारा नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। अगर आप कोहिमा से क्या चलते हो, यहाँ पर क्या है, आपका केरला है। केरला का शहर कौन सा है, कोट्टयम। केरला का शहर कौन सा है, कोट्टयम, कोट्टयम, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि अगर आप कोहिमा से, यानी कोहिमा से यहाँ तक आते हो कोट्टयम तक, किससे, सड़क मार्ग से, तो आपको कौन कौन से राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप अगर बोल सकते कि अगर आप कहाँ आते हो, नागालैंड से आते हो, तो यहाँ पर आपको असम मिलेगा। असम के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर असम लिख लो, और यहाँ पर क्या लिख लो, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद क्या मिलेगा आपको, उड़ीसा राज्य मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा के बाद क्या मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, आंध्र प्रदेश क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। उड़ीसा के बाद क्या मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, कर्नाटका है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या करा है कि अगर आप कोहिमा से कहाँ तक आना चाहते, कोहिमा से अगर आप कोट्टयम तक आना चाहते तो आपको भारत के कितने राज्यों से होकर जाना पड़ेगा। तो देखो आप कैसे आओगे, अगर आप कोहिमा से असम चलते हो, असम से फिर कहाँ आओगे, आप असम से आओगे
वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आप कहाँ आओगे, फिर उड़ीसा आओगे, फिर उड़ीसा से कहाँ आओगे आप, आंध्र प्रदेश आओगे, और फिर आंध्र प्रदेश आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, या तो आप कर्नाटक होकर चले जाओ कोट्टयम, या आप तमिलनाडु होकर क्या चले जाओ कोट्टयम। तो आपको कितने राज्य से होकर जाना पड़ रहा है, पहला क्या हो गया हमारा कोहिमा हो गया, और दूसरा क्या है यानी नागालैंड, असम, और आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और बोल सकते हैं कि तमिलनाडु। तो कितने हो गए, और फिर आपको कहाँ आ जाना है कोट्टयम। तो एक, ये क्या हो गया, एक हो गया, ये क्या हो गया, दो हो गया, और ये क्या हो गया, तीन हो गया, ये क्या हो गया, चार हो गया, और ये क्या हो गया, पाँच हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, छः हो गया, और आपको जहाँ करना है कोहिमा में। तो 7 राज्यों से आपको क्या होकर जाना पड़ेगा। देखो फिर से हम बता दे रहे हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ हो गया है, कि आपका कर है कि अगर आप क्या करते हो, नागालैंड की राजधानी कोहिमा से आप क्या करते हो, सड़क से यात्रा करते हो, तो नागालैंड से आप कोहिमा की तरफ आते हो, तो कोहिमा से आपको कोट्टयम तक पहुंचने में कितने कितने राज्यों से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है आपका केरला का एक शहर है, क्या है, कोट्टयम, कोट्टयम, ठीक है, कोट्टयम है, और यहाँ पर क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ से सड़क मार्ग से आते हो तो कितने राज्यों से होकर आपको जाना पड़ेगा। तो पहला तो क्या आ जाएगा हमारा असम आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल आ जाएगा, तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारा उड़ीसा आ जाएगा, और चौथा कौन सा आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और पांचवा कौन सा आ जाएगा हमारा, पांचवा आ जाएगा तमिलनाडु। तो 5 तो ये हो गए, और आपको चलना कहाँ है, कोहिमा से चलना है, तो 6 हो गए, और आपको पहुंचना कहाँ है, कोट्टयम तक, तो ये 7 हो गए। तो 7 राज्यों से क्या होकर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो फिर हमारा भूमध्य सागर से कुछ बोल सकते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन आया है कि कर है कि समाचारों में अक्सर सुना जाने वाला शब्द लेवेंट यानी लेवांट भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, लेवांट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आप इसमें हम मैप नहीं डाल पाए हैं, आप मैप में देख लेना कि पूर्वी भूमध्य सागर के तट के साथ का क्षेत्र है। यह क्या है, हम क्या बता रहे हैं कि देखो लेवांट क्षेत्र की कहते किसको, यहाँ पर क्या है आपका अफ्रीका है, और यहाँ पे क्या आपका अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे भारत है। तो बोल रहा है कि जो हमारा लेवांट है वो किसको कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऊपर में क्या मिलेगा, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे क्या आपका बच्चों बोलो मेरे साथ, मेडिटेरियन सी है। तो यह हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपका बोल सकते हैं कि समाचारों में अक्सर सुना जाने वाला लेवांट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या होगा कि पूर्वी भूमध्य सागर के तट के साथ का क्षेत्र है, यानी पूर्वी भूमध्य सागर। पूर्वी भूमध्य सागर आपका कौन हो गया, आपका ये भूमध्य सागर हो गया, और भूमध्य सागर का क्या हो गया, ये हमारा ईस्ट वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो पूर्वी भूमध्य सागर के ये इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लेवांट प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लेवांट प्रदेश। ये हमारा भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लेवांट रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लेवांट प्रदेश क्या है, तो पूर्वी भूमध्य सागर तट के साथ का क्षेत्र है, ठीक है। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन करा है कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मछली, ठीक है, कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के क्षेत्र निम्नलिखित में क्षेत्रों में कहाँ पाए जाते हैं। यानी पूछ रहा है कि जो हमारा विश्व में सबसे अधिक जो हमारा मछली पकड़ा जाता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा मछलियाँ कहाँ बोल सकते हैं कि फिशिंग एक्टिविटी कहाँ होता है, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जहाँ पर गर्म तथा ठंडी महासागरीय धाराएं, यहाँ पर वायुमंडलीय नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, महासागरीय धाराएं मिलती है। जहाँ पर भी गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती है वहाँ पर क्या होता है, फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो हम आपको ओशियन करंट बोल सकते हैं कि हम आपका ओशियन करंट का हम वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, उसको अपलोड करना है, उसमें आप सब देख लेना, ठीक है। कि यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर हमारी लैब्राडोर की धारा आ रही है जो कि कहाँ से आ रही है, बफिन की खाड़ी से आ रही है, और नीचे से क्या और यहाँ से हमारी क्या चल रही है, गल्फ स्ट्रीम चल रही है, ठीक है, जो कि हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको से चलती है। और हमारी जो गल्फ स्ट्रीम है यह कैसी धारा है, यह क्या है हमारी
गर्म है, ठीक है। और जो हमारी लैब्राडोर की धारा यह क्या है, ठंडी है। और जब दोनों यह कहाँ कहाँ मिलती है, हमारे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास क्या होती है, मिलती है। जब दोनों न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास क्या होती है, मिलती है। तो जब भी कहीं भी मतलब ठंडी गर्म मतलब बोल सकते हैं ठंडी महासागरीय जलधाराएं और बोल सकते हैं कि हमारी जो गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं वो आपस में जहां पर भी मिलती है वहां पर क्या होता है, फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि जहाँ पर भी गर्म तथा ठंडी महासागरीय जलधाराएं मिलती है वहां पर एक प्लैंकटन नाम का क्या पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है। प्लैंकटन नाम का क्या पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है। अब यह प्लैंकटन नाम का जो शैवाल है वह क्या है, मछलियों का बहुत ही क्या पसंदीदा भोजन है, ठीक है। मतलब मछलियां बहुत इसे पसंद करती है। अब इस प्लैंकटन नाम के शैवाल को खाने के लिए कौन सी आती है, बोल सकते हैं कि हमारी स्मॉल फिश आती है, यानी छोटी मछलियां आती है। और छोटी मछलियों को खाने के लिए कौन सी आती है, हमारी बड़ी मछलियां आती है, ठीक है। हमारी कौन सी आती है, छोटी मछलियों को खाने के लिए कौन सी आती है, हमारी बड़ी मछलियां आती है, यानी बिग फिश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाने के लिए आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बड़ी मछलियां क्या हो जाती है, बोल सकते हैं कि फिशिंग एक्टिविटी के लिए क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आपका फिशिंग एक्टिविटी ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी ठंडी तथा गर्म महासागरीय जलधाराएं आपस में मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लैंकटन नाम का शैवाल बोल सकते हैं कि मतलब पाया जाता है। और इस प्लैंकटन नाम का शैवाल को खाने के लिए कौन आती है, हमारी छोटी मछलियाँ आती है। और इस छोटी मछलियों को खाने के लिए कौन आती है, हमारी बड़ी मछलियाँ आती है। जिस कारण क्या होता है, बड़ी मछलियाँ क्या होती है, वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो ये क्या कर रहा है कि हमारे महाद्वीपों के अंदरूनी, यानी बोल सकते हैं कि महाद्वीपों के, देखो पहले पढ़ लेते हैं फिर हम समझाएंगे, ठीक है। महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में, यानी महाद्वीप, ये मान लो हमारा क्या हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। तो यह क्या कर रहा है, महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से में, यानी इसके अंदर वाले भाग को कर रहा है कि महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में वार्षिक तापमान, यानी वार्षिक तापमान सीमा तटीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। इसका क्या कारण है, यानी इसका कारण है कि जो हमारा देख लो हम समझा रहे हैं कि इसका कहना है ना कि जो हमारा मतलब कि बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, यानी मान लो लैंड पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा ओशियन हो गया, ये क्या हो गया, ओशियन हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, यानी कॉन्टिनेंट का भाग है। यानी क्या है, क्या है, ये हमारा लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट है। तो क्वेश्चन का कहना है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का अंदर वाला भाग है, जो यानी हमारा लैंड पार्ट है, वो हमारे महासागरों की तुलना में अधिक गर्म क्यों होता है। देखो यहाँ पे मान लो क्या हमारा अफ्रीका है, तो इसका कहना है कि जो इसका अंदर का भाग है, यह क्या है, कॉन्टिनेंट का अंदर का भाग है, जो कि क्या है, लैंड पार्ट है। तो यहाँ पर इसके बगल में क्या है, यहाँ पर इसके बगल में क्या है, हमारी अटलांटिक ओशियन है, मान लो ओशियन है, यहाँ पर भी क्या है, ओशियन है। तो इसका कहना है कि जो हमारा महाद्वीपों का अंदर का भाग है वो महासागरों की तुलना में अधिक गर्म क्यों होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है, देखो तो इसका आंसर क्या होगा, इसका पहले हम आंसर आपको बता दे रहे कि इसका आंसर होगा भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर, भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर। इसका मतलब क्या होता है, भूमि और जल के तापीय अंतर का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पर क्या है, हमारी ओशियन है, यहाँ पे क्या है, ओशियन है, और यहाँ पे क्या है हमारा लैंड पार्ट है। तो आपको हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि जो हमारा लैंड होता है, लैंड क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी क्या होता है, गर्म होता है। जो हमारा लैंड पार्ट है वो क्या होता है, हमारा जल्दी गर्म होता है, और जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है, जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है, जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन जो हमारा ओशियन वाला पार्ट है, बोल सकते हैं कि जो हमारा ओशियन वाला पार्ट है वह क्या होता है ना कि देर से गर्म होता है, क्या होता है, देर से गर्म होता है, और क्या होता है, देर से ठंडा होता है, ठीक है। क्यों देर से यह गर्म होता है, क्योंकि जो हमारा ओशियन है वो क्या है, मूविंग स्टेट में है, यानी यह क्या है, गतिशील है। लेकिन जो हमारा बोल सकते हैं कि लैंड है वो क्या है, स्थिर है। तो यह कह रहा है कि तो क्या होता है ना कि जो हमारा लैंड होता है ना वो गर्म जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर अधिक टेम्परेचर होता है किसके तुलना में, महासागरों की तुलना में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, देखो
आंसर क्या होगा कि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, यानी यहाँ पे क्या हो गया भूमि हो गया और यहाँ पर क्या हो गया जल हो गया, यानी इन दोनों के बीच का क्या है टेम्परेचर डिफरेंस है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे महाद्वीपों के अंदरूनी भाग होते हैं वो क्या होते हैं, महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सा जो हमारा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ओशियन वाले पार्ट होते हैं उससे क्या होते हैं अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक जनजाति के बारे में नाम दे दिया है, यह क्या है 2014 का क्वेश्चन है। अब 2014 में हम लोग आ गए कि कहाँ कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे पूछा है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, भारत में यानी जो हमारी चांगपा समुदाय है यह क्या है, एक तरह की जनजाति है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करना है, हमें क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, देखो 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है कि हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हमारे भारत में भारत के चांगपा समुदाय, ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जो हमारा भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या करे, विचार करे। ठीक है, चांगपा समुदाय क्या है, एक तरह की क्या है, जनजाति है। तो इसका क्या कहना है कि हमारे भारत के चांगपा समुदाय के बारे में क्या करे, विचार करे। ठीक है, तो देखो यह क्या है कि यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। जो हमारा चंगपा बोल सकते हैं कि जो हमारे चांगपा जनजाति है वो क्या कर रहा है कि यह उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। और फिर यह क्या कर रहा है कि वे पश्मीना बकरियां पालते हैं। ठीक है, पश्मीना बकरियां जिनकी जो हम बोल सकते हैं कि जो पश्मीना बकरियां होती है वो पश्मीना नाम के रेशम के लिए क्या होती है, फेमस होती है। ठीक है, तो इसका क्या करना है कि ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और फिर दूसरा क्या कर रहा है कि वे पश्मीना बकरियां पालते हैं जिनसे बढ़िया ऊन प्राप्त होती है। और फिर तीसरा क्या है हमारा ऑप्शन कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन कि हमारे भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन क्या है कि वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं और वे पश्मीना बकरियां पालते हैं जिनसे भेड़ बढ़िया ऊन प्राप्त होती है और उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। यानी अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी में रखा गया है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे चांगपा समुदाय के जनजाति है वो उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के जास्कर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के जास्कर पहाड़ियों में पाए जाते हैं, यानी जास्कर हिल्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये पश्मीना बकरियां पालते हैं, ये बात सही है कि ये पश्मीना बकरियां पालते हैं और जो कि जिनसे बढ़िया ऊन प्राप्त होता है, यह भी क्या है, सही है। और तीसरा क्या है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, यानी उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 और 3, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो और इसको बहुत अच्छे से बनाने की हम लोग कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ो क्या कह रहा है। देखो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करे, विचार करे। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करे, विचार करे। जिसमें से क्या क्वेश्चन है हमारा पहला कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इसको समझा देंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं यानी जो हमारी ट्रेड विंड होती है जो कि हमारे ईस्ट टू वेस्ट चलती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है। ठीक है, तो इसका कहना है कि हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण, यानी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में गर्म होते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या करें कि समशीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी हवाएं महासागर के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की तुलना में गर्म बनाती है। ये समझ में नहीं आया होगा, देखो हम समझा रहे हैं। पहले तो आप समझ लो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं और शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के बीचों बीच से क्या जा रहा है, हमारा विषुवत रेखा जा रहा है, जो कि हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। फिर हमारा ऊपर क्या है, आपका 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है और नीचे क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, साउथ है। तो इस वाले बीच या मतलब इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इस रीजन को आपको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यानी जो भी कंट्री हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में आएगी वो क्या होगी, हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ेगी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और फिर क्या होता है कि हमारे जैसे आप ऊपर जाओगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ आता है, तो इस वाले बीच के एरिया को क्या कहते हैं, इस वाले बीच को एरिया को कहते हैं हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय ठीक है। और फिर अगर आप ऊपर जाते हो कहाँ जाते हो, आप 90 डिग्री के पास आते हो, कहाँ आते हो, 90 डिग्री नॉर्थ के पास आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बोलते हैं, इसको शीत कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, शीत कटिबंधीय। तो आपने देशों को कटिबंधों में बांटना सीख लिया कि जिन जिन भी देश से क्या होती है, यानी जो भी देश हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में आते हैं वह क्या होते हैं, हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ते हैं। और अगर आप कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ के पास चले जाते हो तो वहां पर क्या होता है, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और फिर क्या होता है, अगर आप फिर और उससे ऊपर जाते हो तो आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, आता है। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, जो कि कर्क रेखा और हमारे मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण जो हमारी महासागरों के पश्चिमी भाग है पूर्वी भाग की तुलना में गर्म होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि आपका क्या है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर क्या आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साउथ अमेरिका है। हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ साउथ अमेरिका और अफ्रीका से क्या जाता है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है। और इसके ऊपर से क्या जाता है, हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर से क्या जाता है, ऊपर से क्या जाता है हमारा, क्या जाता है, ज्यादा ऊपर हो गया, रुक जाओ, हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर से क्या जाती है, हमारी कर्क रेखा जाती है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और नीचे से क्या जाती है हमारी, नीचे से क्या जाती है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा जाती है। ठीक है, यह क्या है, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो जो हमारा बोल सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है यह क्या है, हमारा पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पे क्या आपका, मान लो अटलांटिक ओशियन है, तो ये क्या हो गया कि हमारे अटलांटिक ओशियन का क्या हो गया, ये हमारे अटलांटिक ओशियन का ईस्ट वाला पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, हमारे वेस्ट वाले पार्ट हो गए। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया पहले हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर समझाएंगे। ये क्या हो गया हमारे, ये बोल सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन का क्या हो गया, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट वाला पार्ट हो गया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो हमारे व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण, अब हमें क्या देखना है, व्यापारिक हवा महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भागों की तुलना में गर्म होते हैं। यानी जो हमारे महासागर का देखो क्या कर रहा है कि जो हमारे महासागर का पश्चिमी भाग है, यानी ये क्या हो गया, महासागर का पश्चिमी भाग महासागरों के पूर्वी भागों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक गर्म होते हैं। और किस कारण गर्म होते हैं, हमारी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ से आपकी चल रही है ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक
पौने। व्यापारिक पौने चलती कैसे है, हमारी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। और जब व्यापारिक पौने यहाँ से चलती है तो व्यापारिक पौने करती क्या है कि यहाँ से चलता है हमारे इक्वेटर के पास में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और नीचे यहाँ पे क्या चलता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ये जो हमारी व्यापारिक पौने है ना, ये इन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट को क्या करती है, धक्का देती है, जिससे क्या होता है ना कि जो हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तथा साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वह क्या करती है कि यहाँ से हमारे बोल सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन के पूर्वी भाग के गर्म जल को क्या करती है, यहाँ पर लाकर क्या करती है, इसके पश्चिमी भाग पर क्या करती है, गर्म जल को इकट्ठा करती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बोल सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन का जो हमारा ओशियन का पूर्वी भाग है वो क्या होता है कि जो हमारा ओशियन का पश्चिमी भाग है वो क्या हो जाता है, हमारे पूर्वी भाग से क्या हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे व्यापारिक पौने जो कि हमारे ईस्ट टू वेस्ट चल रही है वह क्या करे, यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तथा साउथ इक्वेटोरियल करंट को यहाँ से धक्का दे रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और जो हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट वो क्या कर रहा है कि यहाँ से हमारा जो अटलांटिक ओशियन के पूर्वी तट से सारे गर्म जल को क्या कर रहा है, यहाँ पर पश्चिमी तटों पर लेकर इकट्ठा कर दे रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि हमारे महाद्वीपों के यानी महासागरों का जो पश्चिमी भाग है वो क्या होता है, हमारे पूर्वी भागों से क्या हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। तो क्या हो, हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि महाद्वीपों का जो हमारा बोल सकते हैं कि पश्चिमी भाग है, यानी हमारी महाद्वीपों का क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा पश्चिमी भाग है वो क्या होता है, क्या होता है आपका पूर्वी भागों की तुलना में गर्म होते हैं। यानी हम क्या बताएं कि जो हमारा यहाँ पे पूर्वी भाग या उससे पूर्वी भाग है जो उससे क्या होता है, गर्म होता है हमारा पश्चिमी भाग। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी व्यापारिक पौने चल रही है और व्यापारिक पौने क्या करती है कि हमारे यहाँ से गर्म जल को यहाँ पर क्या करती है, हमारे महासागरों के वेस्ट पार्ट में क्या कर देती है, ढकेल देती है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, एकदम बिल्कुल सही है। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट अब देखो, यह करा है कि समशीतोष्ण क्षेत्र में यानी पश्चिमी हवाएं महासागरों के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की तुलना में गर्म बनाती है। यानी यहाँ पर उल्टा कर दिया, अब क्या कर रहा है कि जो हमारी पश्चिमी हवाएं हैं वो क्या करती है कि पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की तुलना में गर्म बनाती है। देखो तो इसका क्या करना है कि जो हमारी अब यहाँ पे उल्टा करा है कि जो हमारी क्या कर रहा है कि जो हमारी पश्चिमी हवाएं हैं यानी जो हमारी पछुआ पौने हैं, तो पछुआ पौनों का डायरेक्शन भी तो ऐसे होता है, यह कैसे चलती है, हमारी वेस्ट टू ईस्ट चलती है। यह क्या है, हमारी पछुआ पौने हैं, पछुआ पौने हैं। और यह किस क्षेत्र को क्या करती है, तो हमारा समशीतोष्ण क्षेत्र कह रहा है। तो हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र क्या होते हैं, हमारे समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाते हैं। देखो यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को तो आपने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा, लेकिन जैसे आप कर्क रेखा के ऊपर जाओगे तो आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे अब अफ्रीका के हम बोल सकते हैं कि कर्क रेखा के बाद ऊपर में क्या आएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ पर क्या होगा कि कह रहा है कि जो पछुआ पौने चलती हैं तो पछुआ पौनों का डायरेक्शन क्या होता है, या वेस्ट टू या वेस्ट टू ईस्ट चलती है। तो यह जब वेस्ट टू ईस्ट चलती है तो यह क्या करेगी ना कि जो भी यहाँ पे महासागर उपस्थित है, यहाँ पे जो भी महासागर उपस्थित है तो यह क्या करेगी कि वेस्ट से गर्म मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से गर्म जल को ले जाएगी और ईस्ट वाले पार्ट पर क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, जिससे क्या होगा कि समशीतोष्ण क्षेत्र में जहाँ पर भी पछुआ पौने चलेगी वहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे महासागर का ईस्ट वाला पार्ट होता है वो वेस्ट वाले पार्ट से क्या होगा, अधिक गर्म होगा। क्यों, क्योंकि सारे गर्म जल को ये क्या कर दे रही है, हमारे ईस्ट वाले पार्ट पर क्या कर दे रही है, इकट्ठा कर दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यह भी सही क्या हो, मतलब यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया कि समशीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी हवाएं महासागर के पूर्वी भागों की यानी महासागर के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की तुलना में गर्म बनाती है। यानी जो हमारा पश्चिमी भाग की तुलना में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा पूर्वी भाग है, जो बोल सकते हैं कि हमारा पूर्वी भाग है वो क्या होता है, अधिक गर्म होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रही है, हमारी पछुआ पौने, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा लेकिन आप एक बार मतलब इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें। इसमें से आपका कुछ देशों का नाम दे दिया और पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से देश अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका मतलब देशों का नाम दे देगा और फिर उनमें कुछ देश के ऑप्शन दे देंगे और पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से देश मतलब इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो आप हम तो मैप नहीं लेकर आए हैं, लेकिन आप मैप में जाकर देखना कि अफगानिस्तान से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या होगा कि अजरबैजान नहीं होगा, किर्गिस्तान भी नहीं होगा, और आपका आंसर क्या होगा, इसमें तजाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, और उज्बेकिस्तान का भी लगता है, और तुर्कमेनिस्तान का भी लगता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, ये तीनों क्या है, हमारे सेंट्रल एशिया के देश है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग में एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, यानी 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है। तो यह क्या करता है, हमारे अंडमान को क्या करता है, निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। देखो एक बार हम आपको क्या करें, फिगर इसका बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हमारा नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे क्या हमारा मिडिल अंडमान है, और यहाँ पे क्या हमारा साउथ अंडमान है, यहाँ पे क्या हमारा लिटिल अंडमान है। ठीक है, और इसके बीच में क्या पड़ता है आपका 10 डिग्री चैनल, इसके बीच में क्या पड़ता है आपका 10 डिग्री चैनल। फिर आपका यहाँ पर क्या पड़ता है, कार निकोबार, फिर यहाँ पर लिटिल निकोबार, और फिर यहाँ पर ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा, यह क्या हो गया हमारा कार निकोबार, कार निकोबार, यह क्या हो गया हमारा लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के क्या है सब आइलैंड है। फिर यह क्या हमारा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार, और यहीं पर क्या पाया जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि हमारे भारत का सबसे क्या दक्षिणतम बिंदु है। फिर देखो, और ये क्या हमारा नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है, यह क्या हमारा मिडिल अंडमान है, यह क्या है हमारा मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान है, और यह क्या हमारा साउथ अंडमान है, और यह क्या हमारा लिटिल अंडमान है। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ अंडमान पे क्या पाया जाता है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, तो आपका यहाँ पर क्या बीच में पड़ जाता है 10 डिग्री चैनल, जो कि हमारे क्या है क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, हमारा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आपके अंडमान निकोबार क्या हो गए, आइलैंड हो गए। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया कि आज हमने जो भी हमारे 20 मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चन किए हैं, तो उसका आपको आंसर मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जो उससे रिलेटेड जो भी हमने थ्योरी को बताया उसको भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।